हेलो दोस्तों। तो यार इस वीडियो में हम लोग है ना 2011 रीट का मैथ्स का पेपर देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि संख्या 5,09,04,988 को अंकों में कैसे लिखें। तो ऐसे क्वेश्चन को देखो, ऐसे करेंगे जैसे ये 5 करोड़ लिख देते हैं पहले। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो ये 5 करोड़ हो गया। अब है 9 लाख। तो 9 लाख लिखेंगे, यहाँ से शुरू होगा और ये 5 जीरो। फिर है 4,000, तो ये 4,000 लिख दिया। फिर है 900 और अब 88। अब इसको जोड़ देंगे। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे में जो है गड़बड़ हो जाती है क्योंकि ऑप्शन ही ऐसे दिए गए हैं। तो ये हो जाएगा। तो ये आ रहा है इसमें डी ऑप्शन में 5,09,04,988। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गांव की कुल जनसंख्या 78,692 है और इसमें जो है 26,942 पुरुष हैं और 28,167 महिलाएं हैं। तो बच्चों की संख्या हमें बतानी है। तो हम इसको पुरुषों को और महिलाओं को जोड़ लेंगे। देखो यहीं से 7 और 2 9 और ये 6 और 4 10 की 0, एक कैरी आ जाएगी और ये आएगा 6 और 1 7 और 1 8 और 9 और 8 17 का 7 और ये 2 2 4 और 5। तो ये आ गया 57,809 पुरुष प्लस महिला। तो इसको हम घटा देंगे 78,692 से। तो हमारे पास बच्चों की संख्या निकल के आ जाएगी। 12 से 9 गए 3, यहाँ आ गया 8 और ये 16, 16 में से 8 गए तो 8, ये 0 और ये 2। तो 20,883 क्या हो गई? 20,883 रहा। इतने बच्चे हो गए। ये 2011 का पेपर है, ध्यान रखना। ऐसा पेपर आया था मतलब। और देखो 60 का भाग देने पर, शून्य में 60 का भाग देने पर भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल हमें बताना है। तो सबसे पहले ये देखो, यहाँ होगा भाज्य, ये होता है भाजक और ये होता है भागफल। और यहाँ जो नीचे कट पिट के आता है वो ये क्या बच जाता है, वो क्या होता है? शेषफल। तो अब देखो हमारे पास है 0, यहाँ है 60 का हम भाग दे रहे हैं, 0 आएगा और शेषफल जो है वो भी 0 आएगा, क्योंकि 0 में किसी का भी भाग दो 0 ही आना है। तो अब देखो सबसे पहले पूछा है भाज्य, भाजक और भागफल। भाज्य क्या है? भाज्य तो 0 है। फिर आएगा भाजक जो कि 60 है और ये भी 0 है, ये भी 0 है। तो ऐसा ऑप्शन है फर्स्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। फिर इसमें नेक्स्ट था, फिर इसमें नेक्स्ट दे रखा था ये निम्नलिखित 4 संख्याओं को अवरोही क्रम में, अवरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, नहीं घटते हुए क्रम में इसको लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर। घटते हुए क्रम में हमें लिखना है। तो हम देखो यहाँ पे भी 420 है शुरू में, यहाँ भी 420 है, यहाँ भी 420 है, 420 है। इसको काट देंगे, इसको हटा देंगे, कोई मतलब नहीं है। 3 भी सब में आ रहा है, 3 को हटा देंगे। अब देखो इन पे देखो, फोकस करो। यहाँ 5 है और यहाँ 6 है, यहाँ 7 है। तो 7 वाली संख्या सबसे बड़ी हो जाएगी। तो ऐसे दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक तो बी भी आ रहा है और डी भी आ रहा है, जिसमें 3 जो है सबसे बड़ी है। फिर हम अगले वाली संख्या देखेंगे, ये 6 दोनों में सेम है, सेकंड और फोर्थ में। तो फिर देखो 5, यहाँ 5 है और यहाँ 7 है, तो बड़ा ये होगा। तो सबसे पहले 3 आएगी फिर 4। तो ऐसा ऑप्शन है ये। सबको देखने की जरूरत नहीं है, इतना ही देखेंगे बस। फिर इसमें नेक्स्ट आएगी 1 करोड़ किसके बराबर होता है। तो 1 करोड़ लिख लो पहले। ढाई, ढाई, सैकड़ों, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और ये करोड़। तो ये 1 करोड़ हो गया। अब इसको ऑप्शन से देखेंगे 100 लाख के बराबर होता है क्या। जैसे मैंने 1 लाख लिख दिया, ये 1 लाख है। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूं तो ये 1 करोड़ के बराबर हो जाएगा ना। तो ये फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो गया। 10 लाख के बराबर नहीं होगा, इसके बराबर भी नहीं होगा और इसके बराबर भी नहीं होगा। फिर इसमें नेक्स्ट हमें दे रखा है कि 25 पैसे के सिक्के हैं कितने? 15। अब देखो 25 पैसे, हमें पता है कि 1 रुपए में 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे? 4। तो हमारे पास रुपए कितने हो गए? देखो 15 सिक्के हैं, तो 15 सिक्के में
12 सिक्के अगर मैं निकाल लूं तो मेरे पास 3 रुपए हो गए, 3 रुपए हो गए, और फिर 3 सिक्के और बच गए जो कि कितने के, 25 पैसे के। तो इन 25 पैसों के सिक्कों में 3 सिक्के बच गए, तो 2 सिक्के 50 पैसे के भी हो जाएंगे और एक सिक्का बच जाएगा 25 पैसे का। तो ये ऑप्शन तो सही हो गया। हमें बताना है कि चार में से गलत कौन सा है, तो पहला तो सही हो गया। फिर दूसरा हमें दे रखा है कि 1 रुपए के 2 सिक्के, तो 2 सिक्के अगर 1 रुपए के निकालूंगा तो 15 सिक्कों में से कितने निकल जाएंगे 25 पैसे के, 8 सिक्के बचेंगे 7। फिर उस 7 में से 50 पैसे के 3 सिक्के हैं, तो 25 पैसे के 6 सिक्के हो गए। फिर कितना बचेगा, एक सिक्का बचेगा 25 पैसे का। तो ये भी सही हो गया। फिर हमें दे रखा है, ये भी सही है, ये सही हो गया सेकंड। और ये देखो कि 3 सिक्के हैं 1 रुपए के, तो 1 रुपए के 3 सिक्के हो गए, ठीक है। 12 सिक्के चले गए 25 पैसे के। फिर 25 पैसे के कितने सिक्के बचे, 3 सिक्के, सही है। 25 पैसे के 3 सिक्के बचेंगे क्योंकि टोटल 15 सिक्के थे, वो 12 चले गए तो 3 बच गए। तो ये भी सही हो गया। फिर हमारे पास है ये फोर्थ नंबर, तो ये गलत होगा क्योंकि जाहिर सी बात है एक क्वेश्चन एक आंसर तो गलत होगा ही। तो ये गलत हो जाएगा फोर्थ नंबर, क्योंकि 3 सिक्के 1 रुपए के दे रखे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब 25 पैसे के 12 सिक्के चले गए। फिर है कि 25 पैसे के 2 सिक्के बचे, 2 सिक्के नहीं 3 सिक्के बचे थे, तो ये गलत हो गया। तो फोर्थ ऑप्शन जो है इसका गलत हो जाएगा, जो कि इसका राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट हमें ये दे रखा है, 4 भिन्न दे रखी हैं और इनको जो है आरोही बढ़ते हुए क्रम में हमें बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ अगर देखेंगे, अगर इसको मैं 20 मानूं, ये 50, ये 10 और ये 30, तो अब देखो यहाँ कितना बच जाएगा। अगर 9 में तो यहाँ 0.2 समथिंग कुछ आएगा, और यहाँ अगर 50 मानेंगे तो 8×48 0.6 समथिंग कुछ आएगा, और यहाँ 10 मान लेंगे तो 0.3 समथिंग कुछ आएगा, और यहाँ अगर 30 मान लेंगे तो 0.7 आएगा। तो सबसे बड़ी कौन सी होगी, ये। तो सबसे लास्ट में तो ये आएगी, आरोही क्रम बढ़ते हुए क्रम में बतानी है हमें ऐसे। सबसे छोटी हो गई ये सबसे छोटी होगी जो कि इसमें दे रखी है और इसमें दे रखी है। फिर इसके बाद आएगी ये 1/3 जो कि इसमें है और इसमें भी है। फिर इसके बाद है ये 0.6 जो कि है 5/8, जो कि ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 7 का हो जाएगा ए। देखो फिर इसमें नेक्स्ट है कि 5 पेंसिलों का मूल्य हमें दे रखा है 3/4 रुपए, और 2 पेंसिलों का मूल्य हमें बताना है। तो 5 पेंसिलों का मूल्य हो गया 3 चौक 12 और 12×3 15, 15/4 रुपए। तो एक पेंसिल का मूल्य हो जाएगा 15/4 डिवाइडेड बाई 5। तो ये 5 ऊपर आ जाएगा। 2 पेंसिल का मूल्य निकालना है तो इंटू 2 कर देंगे, 2 से 2 4 कटेगा 2 बार, 5 से 3 बार चला जाएगा, मतलब कि 1.5 रुपए। 3/2, 3/2 एक ही ऑप्शन है, बी ऑप्शन। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसमें नेक्स्ट है कि 720 जो है उसको अभाज्य गुणनखंड की टर्म में हमें लिखना है। देखो एक तो ऐसे भी कर सकते हैं कि ऑप्शन से, देखिए 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 तिये 36, 36 दूनी 72, और 72 को 5 से करेंगे तो 360 ही आएगा। तो यहाँ पे एक 5 की और जरूरत थी, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। फिर बी ऑप्शन पे आते हैं, 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 24 पंजू 120, और 12 छिंग 72, मतलब कि 720। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। एक तरीका तो ये है, ऐसे कर सकते हैं। और एक है ये कि हमने 720 लिखा और 2 से काटा 360 बार, फिर 2 से किया 180, फिर 2 से किया 90, और फिर 2 से किया तो 45। फिर करेंगे 3 से तो 15, और फिर 3 से करेंगे तो 5, और एक 5 आ जाएगा लास्ट में, और यहाँ 1। तो अब देख लो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 ती 48, 48 ती है 144, और 5 से करेंगे तो 720 आ जाएगा। अब यहाँ ये चीज़ लिख रखी है, जैसे ये 2 अलग है, इसको मैं 2 लिख देता हूँ। ये एक 3 लिख रखा है, तो यहाँ से एक 3 उठा लिया, ये 4 है। तो इस 2 को देखो, इस 2 को और इस 2 को मल्टीप्लाई करके लिख दिया 4, और एक 5 है तो एक ही 5 आया था यहाँ ये, और एक है 6 जो कि इसको लिखा हुआ है, इस 3 को और इस 2 को मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ से 720 आंसर आ जाएगा। फिर इसमें नेक्स्ट दिया कि संख्याएं दे रखी थी हमें 2, 425 और 476, इनका हमें महत्तम समापवर्तन, ये एलसीएम बताना था, सॉरी एचसीएफ बताना था, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, सबसे पहले हम सबसे बड़ी संख्या को चेक करेंगे 51 को, क्या 51 का भाग जा रहा है क्या 425 में।
हम देखेंगे 17 का भाग तो इसमें चला जाएगा, 17 × 51, और फिर 17 से अगर इसको काटेंगे 17 दूनी 34 और यहाँ बचेगा 85, तो 5 और 25 में अब 3 का भाग नहीं जाएगा, तो ये नहीं होगा, ये ऑप्शन तो नहीं होगा इसका। फिर हम चेक करेंगे सबसे बड़ी है इसके बाद में 17, तो 425 में 17 का भाग देंगे, 17 दूनी 34 और ये जो है 8 बच जाएगा और ये 5 पर चला जाएगा 25, तो 17 का तो जा रहा है। क्या 17 का इसमें जा रहा है? हम इसको चेक करेंगे, यहाँ पे जाएगा 17 दूनी 34 और यहाँ बचेगा 7 और 6, 7 और 6 13, 136, 7 और 6 13 हो गई, ये बचेगा 136, 136 में चला जाएगा 17 का बाद 8 बार, 856, हाँ, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा इसका 17। देखो सब एचसीएफ की अगर बात करें तो सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या को चेक करेंगे, क्या पता ये भी हो सकती है, लेकिन ये नहीं है, तो फिर इसके बाद सबसे छोटी है 17, 51 से छोटी 17 है, तो 17 को चेक करेंगे तो 17 हमारा आंसर हो गया, क्योंकि दोनों को डिवाइड कर रही है 17। फिर इसमें नेक्स्ट है कि व्हाट इज द लिस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम बताना है हमें 90, 60, 85 और 35 का। देखो एक तो वैसे तरीका भी है, कर सकते हैं आप इन सब का मल्टीपल निकाल के, और एक ये भी है, जैसे ये 90 है, ये 60 और ये 75 और ये 35। इसको मैं लिख देता हूँ 10 × 9, सीधा लिख रहे हैं, और 10 × 6 और इसको लिख देते हैं 15 × 5 और ये हो गया 7 × 5। अब देखो 10 से तो कट रही है, मुझे पता है सारी संख्याएं 10 से कट रही है, 10 से कट रही है तो 5 से भी कटेंगी, तो इनको मत लो। अब यहाँ से ये बच गया 7, एक बार 7 नंबर को लेते हैं हम, क्योंकि 7 एक प्राइम नंबर है, तो इसको चेक कर लेते हैं, इसको डिवाइड करके। 7 का भाग 2700 में नहीं जाएगा, 7 का भाग 4250 में भी नहीं जाएगा, और 7 का भाग जो है 2750 में भी नहीं जाएगा, 7 का भाग जाएगा 6300 में, तो यही इनका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। ज़्यादा करने की जरूरत ही नहीं है, या फिर वैसे भी निकाल सकते हो ऐसे करके, 60 का ये 60, ये 75 और ये 35, ऐसे निकालते हैं ना, 2 से किया पहले, तो यहाँ 45 आ गया, यहाँ 30 आ गया, और ये 75 और 35 एज इट इज। इनको 5 से करते हैं, वैसे वो कॉमन आता है वो करके कर सकते हैं ऐसे भी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6300। ऐसे ऐसे कम टाइम लगता है, और ये तरीका आपको एग्जाम में करना है। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में 4 विषयों में प्राप्त कुल अंक 200 हैं, तो ये 4 विषय हो गए, 1 2 3 4, इनका जो टोटल सम है वो कितना है, 200। अब इसने बताया कि यदि 3 विषयों में प्राप्त अंकों का औसत, ये 3 विषय हैं, इनमें औसत दे रखा है हमें 48, तो टोटल कितना हो जाएगा इनमें, टोटल हो जाएगा 48 × 3, तो कि कितना आ जाएगा, 8 × 24, 4 4 × 12 और ये जगह 144। अब देखो इस विषय का हमें पूछा है, तो इस विषय कैसे निकालेंगे, टोटल 200 था, 200 में से 144 हम घटा देंगे, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 56, तो ये हो गया 46। एक तो ये तरीका हो गया, एक ये भी है, ये 4 विषय हैं, टोटल हमें पता है कि 200 है, टोटल अगर 200 है तो 4 विषयों का एवरेज क्या होगा, डिवाइडेड बाई 4, तो मैं कह दूंगा 50 एवरेज है, सबके पास 50 है, लेकिन ये बोल रहा है कि 3 के पास कितना है, 48, 3 के पास अगर 48 है और चारों का अगर एवरेज निकालते हैं तो 50 होता है, और इन 3 के पास कितना है, अभी 48 है, तो इनको 2 किसने दिया होगा, इसको भी 2 दिया होगा, इसको भी 2 दिया होगा, इसको भी 2 दिया होगा, इसका मतलब इसने 2 2 सबको दिया है, 2 इसको दिया, 2 इसको दिया और 2 इसको दिया, तो कितना दे दिया, 2 2 4 और 2 6, तो 50 + 6, 56 इसका आंसर हो गया। ऐसे भी कर सकते हैं। और फिर इसमें जो है नेक्स्ट है कि एक व्यक्ति एक साइकिल 935 रुपए में 10% के लाभ पर बेची, तो हमें बताना है कि कितने रुपए में खरीदी। तो देखो एसपी क्या होती है, ये कॉस्ट प्राइस प्लस कॉस्ट प्राइस पे जो प्रॉफिट परसेंट हो रहा है वो, तो हमारे पास ये दे रखी है 935 सेलिंग प्राइस, और कॉस्ट प्राइस हमें निकालनी है जो कॉमन आ गई यहाँ से, और यहाँ जो नीचे अंडर 100 आएगा वो यहाँ आ जाएगा, तो वो हो जाएगा 110/100, क्योंकि हमें 10% का लाभ हो रहा है। तो अब यहाँ से कॉस्ट प्राइस क्या होगी, ये होगी 935 × 100/110, तो 10 से 10 कट सकी, 11 से काट देंगे, 11 को 8 बार काटेंगे तो 88, फिर ये बचेगा 5 और ये 55, तो हमारे पास आ गया 850 रुपये। तो 850 रुपये की चीज़ को उसने 935 में बेच लिया और 10% का लाभ कमा लिया। देखो फिर इसमें नेक्स्ट था कि एक व्यक्ति ने 15% की ब्याज की दर से जो है बैंक से पैसे उधार लिए, और जो 3 साल बाद उसे चुकाने कितने पड़े हैं, टोटल 7,250 रुपये। तो देखो 15% हर साल लग रहा है, तो 3 साल का कितना हो गया, 45%।
मैं मान लेता हूँ कि उसने 100 रुपये 100 एक बार यूनिट मान लेते हैं कि 100 उसने उधार लिए थे, 100 पे ब्याज हो गया 45%, 100 प्लस 45 तो कितना हो गया 145। तो 145 की मुझे वैल्यू दे रखी है 7250। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7250 डिवाइडेड बाई 145, और मुझे निकालनी है 100 की वैल्यू। मैं काट दूंगा पहले इसको 5 से काटूंगा तो ये 2 और 5 नहीं 45, और यहाँ से ये आएगा 1 और ये 22 हो जाएगा 4, और ये फिर हो जाएगा 25, और ये मेरे पास आ गया 1450। तो 29 का मैं भाग दूंगा 145 में तो जाएगा 5 बार, और ये 50, तो इसका मतलब उसने 5000 रुपये बैंक से उधार लिए थे। फिर इसमें हमारे पास नेक्स्ट है कि 500 रुपये 6 महीने का 8% की छमाही दर से ब्याज हमें बताना है। देखो 6 महीने का ब्याज बताना है, और जो दर दे रखी है वो भी छमाही दे रखी है हमें, साल की नहीं दे रखी, तो इसका आधा नहीं करेंगे हम यहाँ पे। कई बार आधा करते हैं ना, अगर एनुअल रेट दे रखी हो तो 2 बार 2 से डिवाइड छमाही निकालना हो 4% हो जाती है, वो यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ डायरेक्ट निकालेंगे। 8 को इंटू कर देंगे, 8 से मतलब 4, 8 पंजू 40, तो 40 रुपये हो जाएगा। और ये आया कैसे, क्योंकि ऐसा ही निकालना है हमें छमाही दर से 6 महीने का। तो 500 इन 500 का 8% निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और 8 पंजू 40। और फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा था ये, एक व्यक्ति ने एक्स को व्यक्ति है, उसने 100 रुपए की वस्तु, ये देखो 100 रुपए की वस्तु है, ये एक्स है, इसने वाई को बेच दी 10% की हानि पे। अब देखो डायरेक्ट करेंगे, 10% की हानि हुई मतलब कि 100 पे इसने 90 रुपए की बेची होगी वाई को, और वाई ने जो है बेच दी उसको 10% के लाभ पे, जेड को बेच दी, ये आगे जेड को बेच दी। अब 90 का 10% कितना हो गया 9 रुपए, तो इसने 99 रुपए बेच दी होगी जेड को। तो इसने पूछा है कि वाई ने किस मूल्य पर वस्तु बेची जेड को, तो 99 रुपए, तो ए इसका आंसर हो जाएगा बी। फिर इसमें नेक्स्ट था कि इसमें त्रिभुजों की संख्या, तो एक ये हो गया 2 3, और एक ये पूरा 4, और एक हो गया ये वाला, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या है 5। देखो काफी सिंपल पेपर आए थे 2011 का, ऐसा इस बार आया ऐसा पता नहीं है। देखो एक वर्ग के चारों अंत्य कोणों का योग सबको पता है 360 होते हैं, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90, 360 इसका आंसर हो गया। फिर ये दे रखा है कि एक मैदान के एक चक्कर लगाने पर 250 मीटर दौड़ना पड़ता है, ठीक है। एक लड़की 75,000 सेंटीमीटर दौड़ चुकी है, तो शेष कितने चक्कर लगाई, तो उसने कितने चक्कर लगाए, और 3 किलोमीटर की दौड़ पूरी करने के लिए उसे और कितने चक्कर लगाने हैं। तो देखो 75,000 को सबसे पहले हम मीटर में बदल लेंगे। हमें पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 750 मीटर। 750 मीटर को डिवाइड कर देंगे 250 से, क्योंकि एक एक चक्कर में 250 मीटर है, तो 750 मीटर में कितने चक्कर लगा लिए होंगे उसने, 3 चक्कर वो लगा चुकी है, ठीक है। अब इसने बोला है कि 3 किलोमीटर की दौड़ उसे पूरी करनी है, उसके लिए और कितने चक्कर, और अभी लगा चुकी है वो नहीं, और कितने चक्कर लगाने बाकी है, तो 750 मीटर घटा देंगे। 3 किलोमीटर का मतलब होता है 3,000 मीटर, और इसमें से जो है 750 हम घटाएंगे तो यहाँ आएगा 2250 मीटर, इतना उसको लगाना बाकी है। और एक चक्कर में होती है 250 मीटर, तो कितने चक्कर लगाई, 1 जीरो से 1 जीरो, और 25 का इसमें जाएगा 9 बार, तो 9 चक्कर और उसे लगाने बाकी हैं, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। 3 चक्कर वो लगा चुकी है और 9 चक्कर उसे लगाने बाकी है। फिर इसमें नेक्स्ट है कि 12 मेट्रिक टन 8 क्विंटल 12 मेट्रिक टन 8 क्विंटल में से 8 मेट्रिक टन 50 किलो घटाएंगे। हमें पता है कि 1 मेट्रिक टन में कितना होता है 1000 किलो, और 1 क्विंटल में हो जाएगा 100 किलो। तो देखो इसको अलग अलग लिख लेंगे हम, जैसे ये मैं 12,000 किलो ही लिख लेता हूँ और 800 किलो को अलग लिख लेता हूँ। फिर मैंने 8 मेट्रिक टन इसमें से घटा दिया, मतलब कि 8,000 किलो, और जो 50 किलोग्राम है वो मैं इसमें से घटा रहा हूँ, तो यहाँ मेरे पास बच गया 4,000 किलो, और यहाँ मेरे पास बच जाएगा 750 किलो। तो देखो 4,000 किलो को मैं 4 मेट्रिक टन लिख सकता हूँ, 4 मेट्रिक टन, और 750 किलो में से 700 बाहर निकाल लूंगा तो 7 क्विंटल हो जाएगा, और ये 50 किलो अलग है ही, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी, 4 मेट्रिक टन 7 क्विंटल और 50 किलो। फिर इसमें नेक्स्ट है कि एक घड़ी में जो है बड़ी सुई
किसी अंक को ठीक अगले अंक तक पहुंचने में, किसी अंक से अगले अंक तक पहुंचने में लगने वाले समय के लिए निम्न में से कौन सा असत्य है। तो ये घड़ी होगी मान लो, मान लेते हैं घड़ी की बड़ी वाली सुई यहाँ है, उसको जाना है यहाँ पे 2 पे, बड़ी सुई की बात कर रहा है ये देखो यहाँ पे। तो बड़ी सुई होती है मिनट की, यहाँ से यहाँ जाएगी 5 मिनट में, सबको पता है। तो मतलब पहला तो सही हो गया। 5 मिनट को 300 सेकंड ही बोल सकते हैं, क्योंकि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, 5 जगह 30, तो यहाँ से हो गए 300 सेकंड। तो ये भी सही है। क्या 1/12 घंटे बोल सकते हैं, क्योंकि देखो 1 मिनट, 1 घंटे में जो है वो 60 सेकंड 60 मिनट होती हैं। तो यहाँ से हो गया 5/60 आवर, 5 से कट गया 12 1/12 आवर। तो मतलब ये भी सही हो गया, 1 घंटा नहीं होगा। 1 घंटे में अगर यहाँ से यहाँ तक कोई सुई जाएगी तो वो घंटे वाली सुई जाएगी जो इससे छोटी होगी, लेकिन ये बड़ी वाली सुई की बात कर रहा है। तो इसलिए ये ऑप्शन हो जाएगा इसका सही, क्योंकि इसने पूछा असत्य कथन। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। फिर इसमें हमें दे रखा है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई 60 और 40 जो है चौड़ाई है उसकी। ये हम मान लेते हैं एक आयताकार मैदान, 60 लंबाई होगी, 40 चौड़ाई होगी, और इसके बाहरी तरफ 5 मीटर, 5 मीटर जो है चौड़ाई की घास लगाई जा रही है यहाँ तक, चौड़ाई तक। ये मैं मान लेता हूँ 5 मीटर की चौड़ाई, 5 मीटर की इसके बाहर क्या है, बाउंड्री है जो ये है। तो इसमें घास लगाई जा रही है, देखो इस एरिया में घास लगाई जा रही है यहाँ तक बस। तो हमें ये बताना है कि ये इसका एरिया कितना होगा। सबसे पहले हम टोटल एरिया निकाल लेंगे, जो कि ये टोटल एरिया हो जाएगा 5 इस तरफ बढ़ जाएगा, और 5 इस तरफ, तो 40, और 5 45, और 5 ये बढ़ गया, तो ये हो गया 50। तो 50 इंटू ये 60 था, तो अब ये 5 ये बढ़ गया, और 5 ये बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 70। तो 7 पंजू 35, तो ये जाएगा 3500। अब इसका अंदर का जो एरिया है वो है 60 इंटू 40 जो कि है 2400, वो घटा देंगे तो हमारे पास उत्तर निकल के आएगा 1100। तो 1100 में वर्ग मीटर में जो है हम घास लगाएंगे। अब देखो यहाँ ऑप्शन देखो आप, 1100 मीटर नहीं, हमें एरिया पूछा इसने, और एरिया हमेशा वर्ग मीटर में आएगा। अब कई वहां पे जल्दीबाजी में ये लगा के आगे होंगे, लेकिन इस आंसर होगा ये 1100 वर्ग मीटर। ऐसा एक क्वेश्चन आगे भी आएगा। यही है इसमें देखना कि एक आयताकार चित्र में फ्रेम एक्स की लंबाई 90 है, तो ये मान लेता हूं मैं आयताकार जिसके एक्स की लंबाई है 90 और हमें चौड़ाई दे रखी 70, और एक वर्गाकार फ्रेम दे रखी है जिसकी भुजा है 80। तो अब इसने पूछा है कि फ्रेम एक्स का परिमाप 6300 वर्ग सेंटीमीटर होगा। ये एक्स है और ये वाई। परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है ये वाली लेंथ प्लस ये वाली लेंथ, और इसकी जो चारों लेंथ की जो जोड़ है वो बताएंगे हम, सम। तो ये कितना हो जाएगा, 9 और 7 160, और 160 का डबल हो जाएगा 3200। तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि ये होगा एरिया, जो कि गलत है। और इसका परिमाप कितना हो जाएगा, इसका भी 3200 हो जाएगा, लेकिन इसका एरिया दे रखा है 6400। लेकिन देखो परिमाप नहीं होगा 6400, इसका परिमाप होगा 320, जबकि एरिया है 6400, तो ये भी गलत हो गया। फिर हमें दे रखा है कि दोनों फ्रेमों एक्स तथा वाई का परिमाप बराबर। अब देखो इसका परिमाप हमने निकाला 320 है, इसका परिमाप भी 320 है। परिमाप होता है पेरीमीटर, पेरीमीटर हो गया इनका 320, दोनों का बराबर है, सही है बराबर है, और 320 वर्ग सेंटीमीटर है, तो सही है, तो ये सही हो गया। अब देखो कई कंफ्यूज हो गए होंगे इसमें भी कि दोनों फ्रेम एक्स तथा वाई का परिमाप कितना देखा, 320 सेंटीमीटर। एरिया कभी भी सेंटीमीटर नहीं होगा, वो वर्ग सेंटीमीटर में होगा। तो कई ये भी लगा के आगे होंगे जल्दी जल्दी में, 320 देखा और लगा दिया बस, वही माइनस। तो ये नहीं होगा, सी ऑप्शन होगा इसका। फिर इसमें नेक्स्ट है कि देखो एक मकान की पुताई 5 व्यक्ति 8 घंटे रोज काम करके 3 दिन में करते हैं। तो इसमें पूछा है कि एक व्यक्ति 4 घंटे रोज काम करके कितने दिन में कर देगा। तो हमें पता है देखो 5 व्यक्ति मैन इंटू 8 घंटे रोज, ये और हो गए, इंटू दिन, कितने दिन काम कर रहा है, ये हो गया पूरा वर्क। अब देखो वर्क तो यहाँ भी बराबरी करना है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ एम इंटू एच, M1 H1 और D1 मान लेता हूँ। तो यहाँ भी वर्क तो सेम है दोनों का, क्योंकि वर्क तो यहाँ भी सेम किया है, 5 व्यक्ति 8 घंटे 3 दिन मिलके, और यहाँ भी वर्क तो सेम ही है। तो अगर इन दोनों को बराबर करेंगे तो यहाँ हमारे पास आएगा 5 इंटू 8 इंटू 3 दिन, और ये जो है यहाँ है एक व्यक्ति 4 घंटे काम करेगा
और हमें पूछा कितने दिन, जो कि मैं मान लेता हूँ डी। डी की वैल्यू निकालेंगे तो 5 इंटू 8 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 4, तो 4 से 8 कट गया 2 बार, ये हो गया 10 और ये हो गया 30, तो 30 दिन काम करना पड़ेगा उनको, तब जाके काम पूरा होगा। तो ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। फिर इसमें नेक्स्ट था, ये देखो कि एक टंकी दे रखी 400 लीटर पानी है उसमें, और जो है 12 लीटर 500 मिलीलीटर पानी काम में लेने के बाद शेष पानी को समान क्षमता के 25 डिब्बों में भर दिया जाए, तो हर डिब्बे की क्षमता हमें पूछिए कितनी होगी। देखो 400 लीटर को सबसे पहले मिलीलीटर में बदल लेते हैं। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो 400 में कितने हो जाएंगे, 3 जीरो और लगा दो, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और 12 लीटर हमने निकाल रखा है, 12 लीटर और 500 मिलीलीटर हमने निकाल लिया, तो ये 500 हो गया और ये हो गया भाई 12, तो 12 लीटर 500 मिलीलीटर, इसका मतलब 12500 मिलीलीटर। यहाँ हो गया 5, यहाँ कितना हो जाएगा, 7 में से 2 गए तो 7 में से 2 गया तो 5, सॉरी 9 हो जाएगा, यहाँ आएगा 7 और यहाँ आ जाएगा अभी 8 और यहाँ 3। ठीक है, तो इतना हो गया, इतना हमारे पास पानी बच गया 387500। अब इस पानी को 25 डिब्बों में भरना है, तो एक डिब्बे की क्षमता पूछी है, तो इसको 25 से डिवाइड कर दो। 25 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा 25 एकम 25 और यहाँ बच जाएगा 8 और 5, ये हो जाएगा 8 और 5 13, 137 हो जाएगा। और फिर 25 का 5 बार भाग चला जाएगा, 137, 25 पंजू 125 और यहाँ बचेगा 7 और 5 12 और ये हो जाएगा फिर से 125 हो जाएगा। ये हमारे पास हो गया कि 15 लीटर 500 मिलीलीटर। ध्यान रखना ये ml में है पूरा, तो अगर इसको डिवाइड करेंगे 1000 से तो डिब्बे की क्षमता आएगी, ये लीटर है और ये है ml। 15 लीटर 500 ml का डिब्बे की क्षमता होनी चाहिए, तब जाके जो है वो हर डिब्बे में आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था भाई रीट 2011 का मैथ्स का।